हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नो मक्कारी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर मेंस के सॉल्व कर रहे हैं हम MPPSC के 2015 के पेपर चल रहे हैं। 3 मार्कर के क्वेश्चंस को हमने अपना पहला एम बनाया है और ये अपने पेपर 4th का पार्ट बी है जो कि हिंदी है और चैनल का पार्ट 38 है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये पेपर हिंदी है और पूरा पेपर कंप्लीट किया है हमने इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत निर्मित नियमों का उल्लेख कीजिए। तो 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किए गए थे और इस अधिनियम में भाषाओं को लेकर के नियम बनाए गए थे एक्चुअल में। और अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सिर्फ हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, कुछ जगहों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए क्षेत्रों में बांटा गया था, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को। और इसमें 1976 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया था। इसमें 1987, 2007 और 2011 3 बार को संशोधन भी किए गए हैं। इसमें नियम जो बनाए गए थे वो क्षेत्रों के अंतर्गत बटे हुए थे। जैसे केंद्र सरकार के कार्यालय से क क्षेत्र में जो राज्य हैं, क क्षेत्र के अंतर्गत जो आ रहे हैं उनको हिंदी में, ख क्षेत्र में जो आ रहे हैं उनको भी हिंदी में और ग क्षेत्र में जो आ रहे हैं उनको अंग्रेजी में पत्र भेजे जाएंगे। लेकिन अगर क क्षेत्र के राज्यों को हिंदी की जगह अंग्रेजी में पत्र भेजा जा रहा है किसी कारणवश, तो उसको हिंदी में भी भेजना अनिवार्य होगा। मतलब उसका अनुवाद हिंदी में भी भेजना कंपलसरी है। ऐसा ही जो ग क्षेत्र में हम अंग्रेजी में भेज रहे हैं, अगर वो हिंदी में भेजते हैं हम, तो उसको अंग्रेजी में भेजना भी, उसका अनुवाद अनिवार्य होगा। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभाग और दूसरे मंत्रालयों या विभाग के बीच पत्र व्यवहार जो होता है वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। दोनों भाषा में से किसी में भी किया जा सकता है। हिंदी पत्रों के उत्तर सिर्फ हिंदी में ही दिए जा सकते हैं। हिंदी के उत्तर अंग्रेजी भाषा में नहीं दिए जा सकते, ऐसा नियम था। और जो दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। डॉक्यूमेंट्स दोनों भाषाओं में होंगे और हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएंगे। आंसर राइट करेंगे हम। क क्षेत्र में स्थित राज्यों को हिंदी में, ख क्षेत्र में स्थित राज्यों को हिंदी में और ग क्षेत्र में स्थित राज्यों को अंग्रेजी में पत्र भेजने के लिए नियम था। केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय विभाग के बीच में हिंदी अंग्रेजी में दोनों में पत्र व्यवहार किया जा सकता था और हिंदी पत्रों के उत्तर सिर्फ हिंदी में ही दिए जाएंगे, ऐसा नियम बनाया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया था। कब? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाते भी हैं। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है और भारत को राजभाषा स्वीकार कर लिया गया था। आंसर राइट करेंगे हम। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। संविधान में आर्टिकल 343 से 351 तक इसका वर्णन है और हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राजभाषा नियमावली के अंतर्गत का क्षेत्र में आने वाले राज्य, जैसे कि भी मैंने बताया था, राजभाषा अधिनियम 1976 जो था उसमें कुछ क्षेत्रों में राज्यों और पूरे क्षेत्र को वर्णित किया गया था क, ख, ग में। तो उसमें क क्षेत्र में आने वाले राज्यों का क्वेश्चन आया था कि क क्षेत्र में आने वाले कुछ राज्यों के नाम बताइए। तो क क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र आते थे। ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब ये राज्य और चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते थे। और ग क्षेत्र में उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, कुछ पूर्वी और कुछ दक्षिणी ग क्षेत्र में आते थे।
क्वेश्चन में हम आंसर राइट करेंगे। राजभाषा नियम 1976 में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से क, ख एवं ग क्षेत्र के लिए पत्राचार की भाषा के बारे में बताया गया है। क क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राज्य बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब और क्यों हुआ? इसमें कितने सदस्य थे? संसदीय राजभाषा समिति भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत गठित की गई ये समिति। गठन हुआ था 1976 में। राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति है ये। राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति। इसमें लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत के तरीके से किया जाता है। और इस समिति में 10-10 सदस्यों वाली 3 उप समितियाँ भी बनाई गई। आंसर राइट करेंगे। संसदीय राजभाषा समिति भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत गठित की गई समिति है। गठन वर्ष 1976 और इसमें सदस्य पूछे गए हैं तो लोकसभा में से 20 और राज्यसभा में से 10 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थानी, मराठी, नेपाली भाषाओं की लिपि बताइए। हर भाषा की एक लिपि होती है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थानी, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि बताइए। तीनों ही भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की भी लिपि है और ये एक भारतीय लिपि है जिसमें कई विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। शीर्ष पर लंबी क्षैतिज रेखा होती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी के बारे में हम पिछले साल के पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप उससे भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की किन बोलियों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है? भक्तिकालीन साहित्य में जो प्रमुख कवि थे अपने सूरदास, रहीम, कबीर, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी, इन सब लोगों ने किन बोलियों का प्रयोग किया है? अधिकाधिक प्रयोग तो अवधी और ब्रजभाषा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। और यही प्रमुख कवि भी थे, तो इन भाषा लिख देंगे हम, अवधी एवं ब्रजभाषा का अधिक प्रयोग हुआ है और इनके नाम लिख देंगे कि भक्तिकालीन साहित्य में ये थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में विराम चिन्हों के प्रयोग पर प्रकाश डालें। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, हाँ, और ये क्या करते हैं? हमारे भावों और विचारों को स्पष्ट करते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं और किस भाव से बोल रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाता है। इनका प्रयोग बीच में, अंत में किया जा सकता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग जानना अति आवश्यक है। इसके बिना व्यक्ति अच्छे तरीके से पढ़ लिख नहीं सकता है। कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसे ढंग से, मतलब जो भाव, जिस भाव से वो लिखी गई है उस भाव से नहीं पढ़ा जा सकता है इसके बिना उसे, क्योंकि अच्छे लेखन के लिए, पढ़ने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग जानना बहुत आवश्यक होता है। लिखित भाषा अपने कथ्य को तभी पूरी सफलता से व्यक्त करती है जब उसमें विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग किया गया हो। इसके कई प्रकार होते हैं: पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्न चिन्ह, उपविराम, विस्मयादिबोधक आदि। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र तथा उसके संपादक का नाम, उसके प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। प्रकाशन हुआ था इसका 30 मई 1826 ईस्वी में। कलकत्ता से निकलता था ये, एक साप्ताहिक पत्र था। संपादक थे अपने जुगल किशोर शुक्ल जी थे। मूल रूप से कानपुर संयुक्त प्रदेश के निवासी थे ये, और हर मंगलवार को ये पत्र निकलता था। इसके कुल 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए थे। 1.5 साल बाद दिसंबर 1927 में ये बंद हो गया था। आंसर राइट करेंगे। प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था। प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। संपादक जुगल किशोर शुक्ल जी थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंदी के पर्यायवाची शब्द को परिभाषित कीजिए। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। उदाहरण में हम लिख देंगे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, ये सभी सूरज के पर्यायवाची हैं। अर्थात समान अर्थों वाले जो भी शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप हैं। पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अतिथि को मेहमान भी बोलते हैं, अभ्यागत भी बोलते हैं, आगंतुक भी बोलते हैं। अग्नि को आग, ज्वाला, दहन, अनल,
ये सभी उनके पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंदी के विकास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उद्देश्य बताइए। यह एक प्रमुख हिंदी सेवा संस्था थी जो भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भारत के स्वतंत्र होने के काफ़ी पहले से हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। इसका प्रमुख ध्येय था एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय से हो और भारत जननी की राष्ट्रभाषा हो। स्थापना हुई थी 1918 में। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। उद्देश्य पूछे गए तो इसके कुछ 2-3 प्रमुख उद्देश्य लिखेंगे। दक्षिण के चारों प्रांतों के गाँव में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था हो, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिंदी के लिए दक्षिण भारत में अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना एवं हिंदी के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी को हर प्रकार से समृद्ध बनाने में योगदान देना। ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य लिख देंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तत्सम और तद्भव शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है। संस्कृत के तत् धन सम से बना है, जिसमें तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। ऐसे ही तद्भव शब्द वे शब्द हो जाएंगे जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, वे तद्भव हो जाएंगे। तद्भव का अर्थ उससे उत्पन्न ये होता है। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। और भारतीय भाषाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं, जैसे आश्चर्य तत्सम है तो उसका अचरज तद्भव है। अक्षय तत्सम है, आखा तद्भव है। आभीर तत्सम है, अहेर तद्भव है। अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है। ऐसे ही कुछ और भी होते हैं, जैसे अक्षी होती है, अक्षी तत्सम में आता है और आँख तद्भव शब्द में आता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देवनागरी लिपि का इम्पोर्टेंट है। देवनागरी लिपि के बारे में हम वैसे काफ़ी बातें कर चुके हैं, विशेषताओं पर आते हैं सीधे। ये एक लिपि है जो ध्वन्यात्मक है, अर्थात जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए, ध्वन्यात्मक का मतलब। तो ये लिपि ध्वन्यात्मक है। देवनागरी में प्रत्येक लिपि चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल है। इसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करना बहुत सरल हो जाता है। जब किसी चीज़ को अपन ध्वन्यात्मक रूप से बोलते हैं तो वो सरल हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि में वर्णों का संयोजन बहुत ही व्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है। प्रत्येक वर्ण को उसकी विशेषता और प्रकार के आधार पर स्थान प्रदान किया गया है। इसमें स्वरों और व्यंजनों की व्यवस्था भी अच्छी की गई है। इसके अलावा हम जानते हैं देवनागरी लिपि बाईं से दाईं लिखी जाती है। संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लंबी क्षैतिज रेखा इसके ऊपर खींची जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में प्रयुक्त योजक चिन्हों, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक, यहाँ विस्मयादि बोधक होना चाहिए, इनको दर्शाइए। चाहे तो आप सिर्फ योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लिख के उनके चिन्ह को भी दर्शा सकते हैं, या तो आप उनके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है योजक चिन्ह 2 शब्दों के बीच में आकर जो जोड़ने का काम करता है वो योजक चिन्ह है, जैसे माता पिता, दिन रात। प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रश्न वाक्य के अंत में लगता है, जैसे उदाहरण लिख देंगे आपका नाम क्या है के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब? आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त करने हेतु विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम कब आ गए, तो अरे विस्मयादि बोधक लगेगा, फिर तुम कब आ गए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्रोत भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे किसी चीज़ की अनुवादिक प्रक्रिया होती है। अनुवाद क्या होता है? एक या 2 अलग अलग भाषाओं के बीच होने वाली एक भाषिक प्रक्रिया है। इसमें एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के लोग में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, ताकि दूसरी भाषा के लोग मूल कृति को अपनी भाषा में समझ सकें। जैसे जो हिंदी समझ रहा है उसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो ये अनुवाद करना है, ठीक है। अब अनुवादिक प्रक्रिया में जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अब जैसे मैंने बोला इंग्लिश को हिंदी में करना है, तो इंग्लिश क्या हुई? स्रोत भाषा हुई, और हिंदी क्या हुई? लक्ष्य भाषा हुई। स्रोत भाषा को अक्सर मूल पाठ भी कहते हैं।
तो हम आंसर राइट कर देंगे। अनुवाद प्रक्रिया में जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। आगे ये भी लिख देंगे, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। स्रोत भाषा को अक्सर मूल पाठ भी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनकी पहल पर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था। उसमें प्रसिद्ध समाज सेवी विनोबा भावे ने अपना विशेष संदेश भी भेजा था। ये सम्मेलन जो हुआ था वो 10 जनवरी 1975 में हुआ था। इसका बोध वाक्य लिख देंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। इसका बोध वाक्य था। भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में हुआ, और इसका बोध वाक्य वसुधैव कुटुंबकम था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टिप्पण लेखन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। टिप्पण लेखन सरकारी कार्यप्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में, विचाराधीन कागज कोई शिकायत भी मान सकते हैं, जैसे कोई पेंडिंग इंक्वायरी हो गई, उसके निपटान हेतु, सुझाव हेतु, निर्णय देने हेतु जो अभियुक्त या फाइल पर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। कोई मामला जो पेंडिंग है उसके लिए जब कोई नया अभिव्यक्ति या फाइल पर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। प्रमुख विशेषताएं होती हैं इसकी कुछ, जैसे संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है, ये विस्तृत रूप में नहीं लिखी जाती है ना, कम शब्दों में अधिक वाक्य। और भाषा भी अच्छी होती है इसकी, भावों की अभिव्यक्ति तीव्र होती है, क्रमबद्धता रहती है, सीक्वेंस वाइज लिखा जाता है इसमें, स्पष्ट होता है, जो भी लिखा रहता है वो स्पष्ट रूप से समझ में आता है, प्रभावान्वित होती है, प्रभावित करती हैं, उसकी बातें तुरंत समझ आ जाती हैं, टिप्पणी कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। परिपत्र। परिपत्र क्या है? एक प्रकार की सूचना है परिपत्र, जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ विभागों को देता है। परिपत्र विभाग के निर्देश और अनुदेश से संबद्ध होता है। जैसे परिपत्र एक सादा पत्र मान लीजिए, उस समय आता है जब कोई सूचना बहुत सारे लोगों को देनी है, बहुत सारे अधिकारियों को देनी है, तब परिपत्र आता है। इसमें एक प्लेन पेपर भी होता है, उस पेपर में जितने भी लोगों तक ये पेपर जाना है, परिपत्र जाना है, उन सब के नाम और सिग्नेचर भी होते हैं। सबसे नीचे इसमें उनके हस्ताक्षर होते हैं जिस अधिकारी ने ये जारी किया हो, उसकी संख्या होती है, उसकी तिथि लिखी रहती है नीचे। इसका पूरा एक प्रारूप होता है जो कि मेंस के 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। परिपत्र होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर राइट करेंगे। परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ विभागों को देता है। परिपत्र विभाग के निर्देश व अनुदेश से संबद्ध होता है। परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी होता है, जो कि मैंने बताया कि एक प्लेन पेपर होता है जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारी क्या करते हैं, जब उन्हें सूचना मिल जाती है तब वो उस पर हस्ताक्षर करके आगे देते जाते हैं। ठीक है, परिपत्र और समय जारी किया जाता है जब कोई सूचना, उस समय होना चाहिए, उस समय जारी किया जाता है जब कोई सूचना बहुत से अधिकारियों को देना अभिप्रेत होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संधि व समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। संधि व समास में अंतर बताना है। समास में क्या होता है? 2 पदों का योग होता है, संधि में 2 वर्णों का योग होता है। समास में संधि के लिए 2 वर्ण के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, जबकि समास को इस मेल विकार से कोई मतलब नहीं होता है। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह होता है, उसको विग्रह कहते हैं। संधि का विच्छेद कहते हैं, समास का विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बर है तो पीत और अंबर संधि हो गया, और पीत है जो अंबर, पीताम्बर समास हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किन्हीं 3 भाषाओं के नाम बताइए। वैसे तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित ही है। 1992 में कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 2003 में भी कुछ भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये तो 6 भाषाएं ज़्यादा ही हो गई। आप आगे एक और लाइन लिख सकते हैं, इन्हें क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है, और ये 8वीं अनुसूची में वर्णित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संक्षेपण। संक्षेपण मतलब किसी को संक्षेप रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना, किसी विस्तृत विवरण
व्याख्या को, पत्र व्यवहार को, लेख को, निर्देश को, कोई निर्देश आया है उनका संक्षेपण करना, है ना, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक, मतलब जो भी चीज़ें नहीं चाहिए रहती हैं किसी लेख में, जिनके बिना भी वह समझ में आ सकता है, वो नहीं होता है उसमें। और बाकी सभी अनिवार्य चीज़ें, उपयोगी चीज़ें, मूल तथ्य जो होते हैं वो उसमें होते हैं। संक्षेपण एक स्वतःपूर्ण रचना है, उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। समराइज रूप में लिखा रहता है कोई चीज़, सारांश, संक्षेपण। तो ये थे आज के 2015 का पेपर 4 का पार्ट बी पूरा कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क के क्वेश्चन, पहला वर्ण और दूसरा विलोम शब्द, इसमें 3 मार्कर में आपको आंसर राइट करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।